हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स उसमें शामिल हैं, अपन उसके बारे में है आज अपने इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। देखिए, अगर अपन यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट से रिलेटेड और अगर बात करें तो अपन यहाँ पर इनसे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ की जो है अपने प्रीवियस वीडियोस में है वो अपन बात कर चुके हैं, जिसमें अपन ने अपने स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज इतने एलिमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड उनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब जो यहाँ पर अपन डिस्कस करने वाले हैं वो आपके रहेगा आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। मतलब ये जो 5 एलिमेंट्स और जो बच गए हैं अपन उसके बारे में है आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर अगर अपन बात करें तो सबसे पहले जो आपके किसी भी आपके एलिमेंट्स की अगर अपन प्रॉपर्टीज़ देखते हैं तो पहले अपने हैं उससे रिलेटेड जो चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें हम यहाँ पर जो आपकी 3D श्रेणी है, अपन मेनली तो इससे रिलेटेड बात कर रहे हैं। किससे रिलेटेड है? 3D श्रेणी, जो अपने जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो फर्स्ट श्रेणी होती है। अब यहाँ पर देखिए बात करें इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से, तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये जो एलिमेंट्स हैं इन एलिमेंट्स के बारे में शुरुआती आपको जो पहले ध्यान रखना होता है। जनरली आपने देखा होगा कि बहुत सारी ट्रिक्स आती है इनको याद करने के लिए, तो आपको ट्रिक से याद करना है तो ट्रिक से याद करिए या फिर ऐसे ही आपके जो नाम से याद करते हैं 2-4 बार प्रैक्टिस से उसके आपके ये हो जाता है। तो आप दोनों तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन ने स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज यहाँ तक के जो एलिमेंट्स हैं इसमें अपन क्या है लगातार इसमें अपन वीडियोज़ के माध्यम से बात कर चुके हैं। आज अपन यहाँ पर बात करेंगे आयरन। आयरन के लिए बात की जाए कि भाई अपन यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स हैं इसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर बात की जाए जितनी भी धातुएं हैं सब धातुओं में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपके एलिमेंट्स कह दें या धातु कह दें वो आपके कौन सी है? आयरन है। इसका जो मुख्य रूप से है अधिक मात्रा में उपयोग भी इसी का किया जाता है और इसी के द्वारा जो है अलग अलग यौगिकों का निर्माण भी किया जाता है। जिसमें अगर अपन बात करें इसका जो मुख्य खनिज है तो यहाँ पर इसमें ध्यान रखना है इसका जो खनिज है वो कौन सा है आपका? हेमेटाइट लिखा हुआ हो या हेमाटाइट हो तो आपको ध्यान रखना है हेमेटाइट है वो इसका क्या है? अयस्क है। सामान्यतः क्या बताया गया है कि जो आपके वात्य भट्टी है, ठीक है, जिसमें आपके जो भर्जन की प्रोसेस होती है इसमें ये जो एलिमेंट्स है इसका मुख्य रूप से क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। और यहाँ पर अगर बात की जाए कि भाई जनरली यहाँ पर आपका जो है ये किस रूप में पाया जाता है, अपन बात करें आयरन है, ये आपका जो ऑक्साइड है इसके रूप में क्या है? ज़्यादा पाया जाता है। जैसे FeO, Fe2O3, इसी तरह से बात करें एक आपका और यौगिक है Fe3O4। ये इसके मुख्य रूप से पाए जाने वाले ऑक्साइड है इसके हैं कि भाई एक जनरली क्या पाया जाएगा? ऑक्साइड है इसके रूप में आपके हैं पाया जाता है, व्यवस्थित रहता है। अगर यहाँ पर अगर और अपन इसमें बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ और जो बताई जाती है सामान्यतः कि जो आपका आयरन है एक ऐसा एलिमेंट्स है जिसमें अगर बात की जाए कि अपन सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर यहाँ पर अब डिस्कशन करें तो इसके लिए अगर बात करें तो कौन आपके क्या देखने को मिलेगा? वही ऑर्गन 3D6 4s2 3D6 4s2 विन्यास है वो इसमें क्या है आपको देखने को मिलता है। कैसा विन्यास है? 3D6 4s2 विन्यास है वो इसमें पाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए जो चीज़ समझनी है आपको, तो यहाँ पर आपका जो विन्यास है इसमें दे रखा है। तो ज़्यादातर क्या बताया गया है कि इसके द्वारा जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित की जाती हैं वो
+3 ये इसकी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है। इसके अलावा बात करें तो +2 से लेकर +2 से लेकर जो +6 हैं इस तक की जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं सामान्यतः क्या है, आयरन के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। जिसमें अगर बात की जाए कि जो आयरन है इसकी सबसे जो दुर्लभ ऑक्सीकरण अवस्था है वो +4 देखने को मिलती है कि भाई ये बहुत रेयर होती है कि इसमें ये क्या है +4 ऑक्सीकरण अवस्था एलिमेंट के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। और इसकी अगर अपन और बात करें तो सामान्यतः क्या बताया गया है कि जो आपका आयरन है इस आयरन की एक खासियत और होती है कि सामान्यतः इसके द्वारा उपसहसंयोजक यौगिक कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड्स हैं या फिर कह दे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है वो इसके द्वारा है बहुत ज़्यादा किया जाता है। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का ध्यान रखना है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो आपके 3D एलिमेंट्स हैं इनमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है और ख़ासकर कौन से मिलता है जिनमें जो है ऑक्सीकरण परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं पाई जाती है या फिर कह दें जो मैक्सिमम ऑक्सीकरण अवस्थाएं जैसे +3, +4, +5, +6, +7 मतलब ये ऑक्सीकरण अवस्थाएं पाई जाती हो। अब यहाँ पर बात करें आयरन तो आयरन के अंदर +2 से लेकर +6 ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर इसके द्वारा जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किया जाता है उसमें ज़्यादातर उपसहसंयोजक प्रकृति के जो बंध हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। और अगर स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो आपको +3 याद रखना है कि ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स में +3 ऑक्सीकरण अवस्था आपको आयरन के लिए मिलेगी। और इसके अलावा बात करें तो ध्यान रखना है कि +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी ज़्यादा व्यवस्थित होगी। +2 ऑक्सीकरण अवस्था अगर पाई जाती है तब यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये सर्वाधिक अपन बात करें जो अनुचुंबकीय प्रकृति है वो प्रदर्शित करता है। मतलब इसमें अगर बात करें तो ये जो पदार्थ हैं ये चुंबकीय क्षेत्र से क्या होता है बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। और साथ में बात करें कि चुंबकीय क्षेत्र से क्या होता है प्रभावित होता है तो इसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। इसलिए इन पदार्थों को लोह चुंबकत्व जो पदार्थ है उसके नाम से जाना जाता है। ये पदार्थ कैसे हैं लोह चुंबकीय पदार्थ है उसके नाम से भी क्या होते हैं जाने जाते हैं। अब यहाँ पर देखना है मैंने जब आपके डी ट्रांजिशन थोड़ा बहुत बता रहा था तब मैंने यह कहा था कि जितनी ज़्यादा जो है आपके ऑक्सीकरण अवस्थाएं किसी एलिमेंट्स के द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं तो यहाँ पर ध्यान रखना है जो यौगिक है वो उतने ही ज़्यादा क्या होते हैं आपके जो रंग है वो प्रदर्शित करते हैं। जैसे जैसे ऑक्सीकरण अवस्थाएं बढ़ती चली जाती है जैसे +2 थी तो +3, +4, +5, +6 ये जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं बनाई जाती हैं इन ऑक्सीकरण की विशेषताएं ये होती हैं कि जितनी ज़्यादा जैसे +6 ऑक्सीकरण अवस्था है +4 है +5 है +3 है तो यहाँ पर यौगिक द्वारा क्या है जो गहरा रंग है वो सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर एक यौगिक दे रखा है आपके आयरन का कि जब आपके जो है आपके Fe+3 कंडीशन वाला जो यौगिक है ये K4FeCN6 इस यौगिक के साथ अभिक्रिया करता है तो इसके द्वारा KFe ये अवस्था प्रदर्शित करता है। मतलब यहाँ पर जो यौगिक है वो इस तरह से उपस्थित रहता है। अब यहाँ पर देखिए ये यौगिक बताने के पीछे मेन रीज़न ये है कि इसको एक विशेष नाम से जाना जाता है जिसको बोला था प्रूशियन नीला। इसको क्या बोला जाता है प्रूशियन नीला। और एग्जाम में क्या होता है कि इसी के बारे में सिर्फ दे रखा होता है कि प्रूशियन ब्लू क्या होता है कि यहाँ पर एक निश्चित ऑक्सीकरण अवस्था है वो न तो इसके लिए बताई जा सकती है न ही इसके लिए। दोनों में से अगर किसी एक की ऑक्सीकरण अवस्था देखते हैं तो इसकी चेंज होगी इसकी अलग है और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था आपको अलग देखने को मिलती है। ये जो अवस्था है इसको बोला था प्रूशियन कंडीशन। तो यहाँ पर जो है इस कंपाउंड के अंदर ये स्थिति देखने को मिलती है। अधिकांश जितने भी आपके आयरन द्वारा यौगिक बनाए जाते हैं किसके लिए जैसे अपन ने बात की भाई Fe+2 कंडीशन वाले
क्योंकि ज़्यादातर आपको यही मिलेंगे, जैसे FeCl2, आपको एक एग्जाम्पल दिया FeCl3। तो यहाँ पर मुख्य रूप से आपको जो चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो शुरुआती ऑक्सीकरण अवस्था वाले यौगिक है उनके ज़्यादातर क्या देखने को मिलता है कि इनके साथ जुड़ने वाला लिगेंड अगर आपका कैसा हो, दुर्बल प्रकृति का हो, तो यहाँ पर लगभग जितने भी यौगिक हैं उनमें जो उच्च चक्रण है वो इनमें पाया जाता है। यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, इनमें उच्च चक्रण है वो इनमें पाया जाता है। और इसके अलावा बात करें, अगर यहाँ पर प्रबल लिगेंड उपस्थित है, जैसे यहाँ पर जो यौगिक है आपका ये वाला, जैसे मैं इसको इस तरह से लिख दूँ K4FeCN6 इस यौगिक के बाद, तो यहाँ पर जुड़ा हुआ लिगेंड कैसा है, प्रबल लिगेंड है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। तो यहाँ पर इसके द्वारा क्या किया जाएगा, यहाँ पर जो चक्रण है उसमें क्या हो जाता है, युग्मन हो जाता है। मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो अब क्या होगा, युग्मित अवस्था वाला इलेक्ट्रॉन बनाया जाता है। दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की विपरीत स्थिति में आपके एक ही कक्षक में पाए जाते हैं, तो ये युग्मन स्थिति कहलाती है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो आयरन है, सामान्यतः आयरन क्या करता है, ये द्विक लवण का निर्माण करता है। डबल साल्ट है वो इसकी फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ पर देखिए इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको समझना है। और ये जो यौगिक आपका दे रखा है ये भी आपके अपन बात करें जो है आपके जो मेन प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में सबसे ज़्यादा इसका जो है आपके इसमें टाइटेशन के अंदर दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें जो आयरन है इसके लिए बात करें तो इसका जो द्विक लवण कह दें या फिर इसका जो डबल साल्ट है उसकी अगर बात करें तो यहाँ पर उसका नाम है मोर लवण, या इसको मोहर साल्ट के नाम से भी जाना जाता है। सीधा मोर लवण नाम लिखा होगा या फिर मोहर भी हो सकता है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है मोहर साल्ट होता है। अब यहाँ पर देखिए इसके बारे में जो आपकी मेनली चीज़ पूछी जाती है कि भी ज़्यादातर तो अगर एग्ज़ाम में आया है तो इसमें यही पूछा गया है कि भी इसका फॉर्मूला लिखें। तो यहाँ पर फॉर्मूला बात करें तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं, NH4 का होल ट्वाइस डॉट SO4 डॉट FeSO4 24H2 हो सकता है, या फिर ज़्यादातर आपको मिलेगा वो 6H2O वाला मिलेगा। इसका जलीय विलयन है, ठीक है। तो ये आपके ये अनुमापन के अंदर आपके सबसे ज़्यादा काम में आने वाला ये। तो ये सामान्य परिस्थितियों में अगर बात की जाए तो एक स्थायी यौगिक है आपका मोहर लवण, और ये आपके प्रैक्टिकल या कह दे टाइटेशन के अंदर सबसे ज़्यादा काम में आता है। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके एक एलिमेंट जो आपने आयरन से रिलेटेड अभी देखा है। अब इसके अलावा बात करें तो आयरन के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट अपने आने वाला है वो है आपके कोबाल्ट। कौन सा एलिमेंट है नेक्स्ट, आपका एलिमेंट है CO या फिर कह दें कोबाल्ट। तो यहाँ पर चीज़ समझनी है कोबाल्ट के बारे में। तो सबसे पहले कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट के अंदर आपका विन्यास जो बात करें तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है 27। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, ऑर्गन 3D7 4s2, ये विन्यास आपको इसमें देखने को मिलेगा। और फिर बात करें कोबाल्ट, तो कोबाल्ट से रिलेटेड अगर बात की जाए तो इसमें बहुत सारे जो यौगिक हैं या इसका जो खनिज है अगर उसकी बात करें, एक तो होता है जो रूमाल टाइट है वो इसमें आपके यौगिक देखने को मिलता है। या फिर अपन इसकी अगर फॉर्मूले की बात करें तो अपन कह सकते हैं आर्सेनिक जो सल्फाइड है इसका ये एक तो इसका पाया जाता है। दूसरा आपके जो सल्फाइड अयस्क है वो इसमें उपस्थित होता है, जैसे आपका अपन देखिए CO3S4, ठीक है। ये दो खनिज मुख्य रूप से आपके किस में देखने को मिलते हैं, कोबाल्ट यौगिक हैं वो इसमें पाए जाते हैं।
सामान्यतः अगर और बात की जाए तो इसके द्वारा है सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलेंगे, जो संकुल यौगिक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, संकुल यौगिकों का इसमें क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। और ज़्यादातर संकुल आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें क्या पाई जाती है, अष्टफलकीय ज्यामिति पाई जाती है। इन संकुलों में क्या पाई जाएगी, अष्टफलकीय जो ज्यामिति है ये वाले यौगिक आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बात करें, सामान्यतः ये अम्लों के साथ अभिक्रिया करके उसका लवण बनाती है। जैसे H2SO4 है, उसके साथ अभिक्रिया करके कॉपर सल्फेट है उसका निर्माण कर देता है। और इसी तरह से अगर बात की जाए कि भाई कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट के अंदर जो है बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं कि इनके द्वारा जो अलग अलग रेडियो एक्टिव तत्व हैं उनका निर्माण किया जाता है, यानी रेडियो एक्टिव तत्व हैं वो इनमें आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इनके बहुत सारे ऑक्साइड हैं, जैसे अपने एग्जाम्पल बात करें CO2O4, ये इसका क्या हो गया, CO3, ये इसमें इसका क्या हो गया, ऑक्साइड, मतलब ये ऑक्साइड अयस्कों के रूप में ज़्यादा पाया जाता है। वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, आसानी से अभिक्रिया कर लेता है, इसलिए इसकी क्रियाशीलता भी थोड़ी है अपने आवर्त वाले तत्वों से ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसके बारे में एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो विटामिन है, विटामिन से रिलेटेड पूछा जाता है कि जो आपका विटामिन है, आपके विटामिन B12, कौन सा, विटामिन B12, इस विटामिन B12 का जो आपके सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम किसका होता है, ठीक है, किसका होता है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है ये आपके साइनोकोबालेमीन जो यौगिक है उसका मुख्य कंपोनेंट आपका कोबाल्ट ये होता है। मतलब कोबाल्ट है वो यहाँ पर केंद्रीय धातु आयन के तरह क्या करेगा, व्यवहार करता है विटामिन B12। इसी तरह से जो कैंसर रोधी दवाएं बनाई जाती हैं उसमें भी कोबाल्ट का है बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसी तरह से अभी देखिए अपन ने बात की इसके द्वारा क्या किया जा रहा है, संकुल यौगिकों का जो है निर्माण किया जा रहा है। तो यहाँ पर अपन एक बात करें कि संकुल यौगिक कैसे बताए मैंने, अष्टफल के ज्यामिति वाले, तो यहाँ पर कुछ संकुल यौगिक देखने आपको, ये आपका संकुल है, ठीक है, कैसा है, अष्टफल के ज्यामिति वाला संकुल है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर इसके द्वारा जो है अगर यहाँ पर प्रबल क्षेत्र और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की बात करें तब भी इसमें क्या है, बहुत सारी स्थिति देखने को मिलती है। जैसे ये आपका है, ये आपका एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। इसके अलावा बात करें आपका जैसे ये यौगिक है, ये आपका दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। और एक विशेषता जो आपके कोबाल्ट के साथ है जो है आपके ऐसी प्रबल क्षेत्र लिगेंड से बात करें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि सामान्यतः जो H2 है ये क्या होता है, ये आपके दुर्बल प्रकृति का होता है। H2 क्या है, आपका दुर्बल लिगेंड है, लेकिन जब ये क्या होता है कोबाल्ट के साथ उपस्थित होता है तो यहाँ पर क्या बताया गया है, ये कोबाल्ट के साथ ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है कि ये अब प्रबल क्षेत्र लिगेंड की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। तो ये इसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टर है वो इसके रिलेटेड अपन है इसमें बता सकते हैं कि भाई ये चीज़ इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो ये इसमें आपके अपन बात करें ये स्थिति देखने को मिलती है। इसके अलावा बात करें कि कॉपर है, कॉपर के अंदर जो सर्वाधिक अपन बात करें स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था की तो वो भी इसमें +3 जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा बात करें तो इसमें आपके +2 से लेकर +5 तक की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो इसमें आपके प्रदर्शित की जाती है कि भाई यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था है +2, +3, +4, +5 ये ऑक्सीकरण अवस्थाएं देखने को मिल सकती हैं। ज़्यादातर जो आपको कंपाउंड मिलेंगे +2, +3 ये जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं ये आपको इसमें सर्वाधिक देखने को मिलेंगी। ऑक्साइड के अंदर होंगी
तब आपको +2 देखनी है। अगर इसमें अगर इसका जैसे आपके बात करें कॉपर ऑक्साइड है तो उसमें +2 ऑक्सीकरण अवस्था। इसी तरह से Fe3 सॉरी आपके जो CO3O4 है उसमें आपको +3 ऑक्सीकरण अवस्था देखनी। तो मुख्य रूप से आपको यही ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो कॉपर है वो +2 +3 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी देखने को मिलती है, बाकी अन्य है वो कम स्थायी होती हैं। तो ये इसमें मुख्य रूप से जो है आपके कॉपर से रिलेटेड आपका ये एलिमेंट्स होंगे। इसके अलावा बात करें जो नेक्स्ट एलिमेंट है अपना, नेक्स्ट एलिमेंट है आपका निक्कल। जितनी विशेषताएं आपने कोबाल्ट से रिलेटेड पढ़ी हैं उतनी ही विशेषताएं आपके इनमें भी पाई जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए सामान्यतः जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर एक जो मुख्य गुण देखने को मिलता है वो है इनका उत्प्रेरकीय गुण। उत्प्रेरकीय गुण का मीन अपन यहाँ पर इस तरह से ले सकते हैं कि इनके द्वारा जो बनाए गए यौगिक हैं वो उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे वेनेडियम है तो वेनेडियम का वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड है कि उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करता है। इसी तरह से अपन ने एक जिगलर नाटा उत्प्रेरक पढ़ा था जो आपके टाइटेनियम से बना है, उसका भी उत्प्रेरक के रूप में काम में लिया जाता है। इसी तरह से बात करें जो निक्कल है, निक्कल एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें प्रॉपर एलिमेंट्स को क्या किया जाता है, एक लार्ज स्केल पर जो आपके वनस्पति तेल है, वनस्पति तेल को वनस्पति घी या कहते हैं जो डालडा घी बनाया जाता है उसके निर्माण में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट एलिमेंट अपने कौन सा है, निक्कल। तो यहाँ पर हो जाता है 3D8 4s2 विन्यास। इसमें क्या है 3D8 4s2 विन्यास और ये आपका परमाणु क्रमांक इसमें 28 आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखिए बात करें इसमें भी जो निक्कल है, निक्कल की ऑक्सीकरण अवस्था +2 से लेकर आपको +3 +4 ये ऑक्सीकरण अवस्थाएं आपको सर्वाधिक देखने को मिलती है। उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं इसमें क्या है सामान्यतः आपको कम ही देखने को मिलेगी। इसके लिए क्या बताया गया है कि अपन ने जब बात की थी आपके जब ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो ऑक्सीकरण अवस्थाओं से रिलेटेड बात की कि भी बाद के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें धीरे धीरे क्या होती है जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं वो रिड्यूस होती जाती है, कम होती चली जाती हैं। तो ये इसमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ऑक्सीकरण अवस्थाएं घटती चली जाती है। इसमें भी अपन बात करें जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या कह दें उपसहसंयोजक जो यौगिक है इसके द्वारा बनाया जाता है। उपसहसंयोजक यहाँ पर आपको इसमें आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके द्वारा बनाए गए जो यौगिक हैं उनमें भी प्रबल क्षेत्र दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है उसकी स्थिति देखने को मिल सकती है। जैसे अपने यहाँ पर बात करें जैसे NiCN का होल 4-2 और दूसरा एक जैसे NiCl4-2। तो यहाँ पर एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड है एक दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। तो इस चीज़ को सर्वाधिक रूप से क्या है आसानी से एक्सप्लेन करने के लिए इसके एग्जांपल्स हैं सबसे ज़्यादा काम मिल जाते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपको इसी के ही देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बात करें इसके द्वारा एक यौगिक बनाया जाता है जिसका अपन बोलते हैं निक्कल DMG, निक्कल का डाईमेथाइल ग्लाइओक्सिम। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपका जो सेकेंड ईयर का जो प्रैक्टिकल है उसमें आपको इस नाम से एक प्रैक्टिकल मिलेगा निक्कल DMG कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। निक्कल का डाईमेथाइल ग्लाइओक्सिम का जो कॉम्प्लेक्स है उसका फॉर्मेशन है। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स है वो भी बनाया जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में भी है। जब अपन प्रैक्टिकल सेशन की बात करेंगे तब मैं इसमें इससे रिलेटेड ज़्यादा अच्छे से बताऊंगा कि भाई इसमें ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किया जाता है। यहाँ पर जो है सामान्यतः कितने डोनर हैं वो इसमें भाग लेते हैं और ये भी क्या करता है, हाँ एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ये क्या करता है साइक्लिक कंपाउंड फॉर्मेशन करता है, चक्रीय यौगिक है उसका यहाँ पर क्या किया जाता है निर्माण किया जाता है।
तो ये थे डियर स्टूडेंट आपके डी ब्लॉक से रिलेटेड कुछ एलिमेंट्स जिनमें अपने आज की वीडियो में अपने डिस्कस की, जिसमें आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया। और इसके अलावा अब बात करें तो दो और बचे हैं, कॉपर और जिंक। इसकी रिलेटेड अपन जो प्रॉपर्टीज़ है अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आई होप यू आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके जो नोट्स है बढ़ाते रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।